आयोजित किए जा रहे हैं और अभी तक तकरीबन 20 से 25 प्रोग्राम रखे गए हैं जो सभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन की तरफ से रखे गए हैं। यही भी प्रोग्राम एक मजलिस सभी हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के पार्टी वर्कर के इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर है वो संदीप सलीम साहब है, जो एक प्रोग्राम रखता है और एक प्रोग्राम अच्छी तरीके से प्रोग्राम रखता है। मैं कहूंगा कि संदीप भाई के लिए बेहतरीन तालियां हो जाए और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से संदीप साहब की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग संदीप साहब ने ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कहूंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाली 11 तारीख को हर घर से फर्क निकले जो मुंबई की तरफ चले अपने हक के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था तो सभी समाज के लोगों ने सबसे पहले हमारे उलमाओं ने अपनी जान दी थी और इस मुल्क को आजाद किया था। तो आज हम हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है उस सरकार को भी आप जानते हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे खौफजदा माहौल में हमारी बात, हमारे समाज की बात रखना काफी मुश्किल होता है। और ये बात कौन रखेगा? ये बात आपके बीच में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात है ये बात आपके बीच में रख रही है। उस सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, जो सोने का नाटक कर रही है, उसको जगाने का काम हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं। तो जब ये जो कायद हमारे तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें ताकत देना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत देना है। इस 11 तारीख में इस मोर्चे को हमें ताकत देना है और इस मोर्चे को भारी से भारी तादाद में वहां पहुंचकर हमारे हक की आवाज को बुलंद करने के लिए हमें इकट्ठा होना है। और यहाँ से एक सरों का समंदर लेके हमें मुंबई जाना है। मैं अगर इजाजत होगी साहब से तो मैं एक किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। जैसा कि आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे दलाल जो सेकुलरिज्म का ढोंग कर रहे हैं। मैं अभी एक पेपर पढ़ा, उसमें एक तीतर का किस्सा लिखा हुआ। वो किस्सा यूं था कि फॉरेन से एक अरब जो है एक तीतर की दुकान में तीतर खरीदने जाता है। तो वहां पर एक पिंजरे में बहुत सारे तीतर रहते और एक तीतर पर आलीशान पिंजरा बनाया हुआ रहता। तो वो उस दुकानदार से पूछता कि भाई तीतर कितने के? तो बोले ये 40 रुपए के। 40 रुपए का एक तीतर। और बोले ये तीतर कितने का है? इसको अलग क्यों रखे? बोले भाई ये जो है ना, बोले 500 रुपए का बहुत अनमोल तीतर है। बोले तो बोले ऐसा क्यों? क्योंकि बोले ये तीतर है ना, मेरा पालतू तीतर है। बोले मैं उसको अच्छा खिलाता, काजू बादाम खिलाता। बोले तो बोले ऐसे तेरे क्या काम आता? बोले तो बोले ये तीतर क्या करता? मैं जब जाल बिछाता ना बोले तो ये आवाज लगाता और दूसरे तीतर को फंसाने के वास्ते मैं इसको काम में लेता हूँ। इसके लिए मैं इसको अच्छा खिलाता। तो बोले इसकी क्या कीमत है? ये 40 रुपए का, ये 500 रुपए का तुम बोल रहे। बोले तो बोले भाई मैं एक शर्त पे बेच सकता तुमको अगर तुम इसके भी अच्छी रकम देंगे। तो वो इंसान बोलता ठीक है। 500 रुपए देके उस तीतर को उन्हें खरीद लेता और खरीदने के बाद उसी के सामने उसकी गर्दन को तोड़ देता, उस तीतर को फना कर देता। तो दुकानदार पूछता यार बोले भाई मेरे इतने कीमती तीतर को तुमने क्यों मार दिया? तो उस शख्स का जवाब ये रहता कि जो अपनी कौम को फंसाने के लिए, जो अपनी कौम को बर्बाद करने के लिए बुलाता है उसका यही असर होता है। बस एक शेर कहूंगा और अपनी जगह लूंगा कि हवाओं से जो लड़े उसे तूफान कहते हैं, हवाओं से जो लड़े उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो लड़े उसे मजलिस का नौजवान कहते हैं। मुसलमानों को अच्छी तालीम नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को अच्छा रोजगार नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए, क्या मुसलमानों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ना चाहिए? रिजर्वेशन इसीलिए जरूरी है। तो आज ये अपने वादे को क्यों भूल गए? ये वादा अपना भूल चुके हैं
इनको तब तक अपना वादा याद था, तब तक मुसलमानों ने, दलितों ने इनको वोट नहीं दिया था। जैसे इनको वोट दे दिया और ये हुकूमत में आ गए तो ये अपने सारे वादे भूल गए। यही वादों को याद दिलाने के लिए, हुकूमत को जगाने के लिए मुंबई में जाना है। मेरे साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना स्टैंड क्यों लिया? जब ये लोग सत्ता में थे, अपोजिशन में थे, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते थे, लेकिन जैसी सत्ता में आ गए मुस्लिम रिजर्वेशन को भूल गए। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे इम्तियाज जलील साहब हो या दूसरे लीडरान हो, ये इस बात को नहीं भूले। उनको याद है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि उन्होंने, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे दूसरे जो है तो रिपोर्टें हो, उनको पता है कि उसके अंदर ये बताया गया है कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई है। मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, मुसलमान तालीम से पीछे है, मुसलमान नौकरियों से पीछे है, मुसलमानों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है तो बहुत ही नीचे की लेवल पर आ गया है। रिजर्वेशन इसीलिए चाहिए ताकि वो तबका फिर से ऊपर आए, अच्छी जिंदगी जो है तो बसर करे, बच्चों को जो है तो तालीम मिले, तालीम मिलने के बाद बच्चों को नौकरी में जो है तो हिस्सेदारी मिले। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ ये आवाज उठाई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने लिए नहीं उठाई है, ये तमाम लोगों के लिए, तमाम समाज के लिए, तो उनके लिए जो है तो आवाज उठाई है। ये मैं समझता हूं कि सिर्फ एमआईएम की आवाज नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों में जहां जहां मुसलमान काम करते हैं उनका भी फर्ज होता है कि हम जिस पार्टियों के अंदर है, वो पार्टियों ने अगर रिजर्वेशन नहीं दिया है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है तो इस आंदोलन को शुरू किया है, उस आंदोलन को तायद करे, उस आंदोलन में अपने सपोर्टर्स भेजे और खुद भी उसके अंदर मौजूद रहे, क्योंकि रिजर्वेशन की बात है, अपनी हक की लड़ाई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको अपना हक दिलाना चाहती है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, कम से कम एक घर से एक फर्द हम भेजने की कोशिश करें। मोहल्ले से नौजवान है, 10 नौजवान, 5 नौजवान मिलकर एक गाड़ी करके जो है तो जाने की कोशिश करें, ताकि सर गिने जाते हैं। जब मराठा रिजर्वेशन का मामला आया, हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन नहीं दिया तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा कि इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है तो मैटर नहीं टिका, लेकिन उसी हाई कोर्ट ने मुसलमानों को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन देने की बात की थी। तो ये हुकूमत वो रिजर्वेशन क्यों भूल गई? उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? आज तो तुम सत्ता में बैठे हुए, जब सत्ता में नहीं थे तब बात करते थे, आज सत्ता में हो, रिजर्वेशन देना चाहिए। इसी बात को याद दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाली 11 तारीख को चलो मुंबई का जो नारा दिया है, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि उसे भरपूर तादाद में वहां पर पहुंचकर इसे कामयाब करें। आने वाली नस्लों के फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में यहाँ मजलिस के जिम्मेदार मौजूद, मैं डॉक्टर सैयद मोइन से गुजारिश करूंगा मुख्तसर वक्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे संदीप शारिक नकवी साहब, स्टेज पे मौजूद तमाम हमारे सीनियर लीडर्स, मुझे 2 मिनट का टाइम दिया गया है। एक शेर से मेरी बात शुरू करूंगा। पलट पलट कर वार उन्हीं पर होता है, पलट पलट कर वार उन्हीं पर होता है जिनकी सफ़ों में इंतशार होता है। चाहे वो आदमी हो, जानवर हो या हो परिंदा, भटक जाए तो यकीनन शिकार होता है। मेरे दोस्तों, इस शेर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम तमाम लोग अगर मिलकर इस दिसंबर की 11 तारीख को अगर मोर्चा सही निकालते हैं, मिलकर निकालते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम कामयाब होंगे और अल्लाह ताला हमारे इस मजमे को कामयाब करेगा। देखिए, तमाम सरकारें आई और गई, सब ने हमें चॉकलेट दिया कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, हम 5% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक ख्वाबी पुलाव था जो इलेक्शन के टाइम पे आता है, लोगों को बताया जाता है कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे और हमें इस्तेमाल किया जाता है। हम उनके बहकावे में आकर उनको वोट डालते हैं, उनको कामयाब करते हैं और जब उनकी सरकार बनती है तो मेरे दोस्तों वो भूल जाते हैं। आज वही टाइम है। इन्हीं लोगों ने हमें कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम मुसलमानों को 5%
हम आपको रिजर्वेशन देंगे पढ़ाई में। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्तों, आज वो सरकार में बैठे हैं, लेकिन जब हमारा रिजर्वेशन का मामला आता है वो अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहते। इसलिए मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ऐलान किया है कि हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब मिलकर एक धरना आंदोलन बॉम्बे में करेंगे 11 तारीख को। और हमें जितनी भी तादाद, अगर सरों का समंदर अगर हम बता सकते हैं तो यकीनन इस सरकार को झुकना पड़ेगा, इस सरकार को हमारी बात मानना पड़ेगी, ताकि इस रिजर्वेशन की वजह से मेरे दोस्त, मेरे यहाँ पर बैठे वाले बुजुर्ग, इनको फायदा 1 रुपए का होने वाला नहीं है। चाहे वो हमारे शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब हो या हमारे दस्तगीर भाई हो, शोएब भाई, ये फायदा हमारे आने वाली पीढ़ी को होने वाला है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लड़े, ताकि उनको बता सके कि हमने आपके लिए क्या किया है। इसी के साथ मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आलम खान से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, सिर्फ मुख्तसर वक्त। आज यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद है एक ही मिशन, मुस्लिम आरक्षण। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की दास्तान शुरू होती है 2005 से। 2005 में जब हुकूमत कांग्रेस की हुआ करती थी, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी। उसके बाद इसी तरह महमूदुर रहमान कमेटी भी बनी थी, इसी तरह मिश्रा कमीशन भी बनाया गया था। ये कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि वो सर्वे करे हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के क्या हालात है। और होता यूं है क्या महज 1 साल के बाद ये कमीशन, ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है और 2007 में ये रिपोर्ट पेश की जाती है हुकूमत हिंदुस्तान को। और उसमें ये बताया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हो चुके हैं। ये उस वक्त की बात है 2007 की। उसके बाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। कहा गई वो सेक्युलर जमातें, कहा गई वो सेक्युलरिज्म ढोल बजाने वाली जमातें। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, बड़ी बड़ी रैली निकला करती थी। ये लोग मुसलमानों को बेवकूफ बनाते, ये लोग कहते थे मुसलमानों को रिजर्वेशन, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। ये मिल्लत इस्लामिया का बेटा हुकूमत महाराष्ट्र से सवाल करता है, आज आप सत्ता में है, मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं देते? कोई जवाब नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आएगा। इन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोटों की जरूरत है। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। क्या मिला मुसलमानों को? मैं बताता हूं क्या मिला मुसलमानों को। मुसलमानों को गुर्बत मिली, मुसलमानों को जेल की सलाहें मिली, मुसलमानों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, मुसलमानों को जेलों में भरा गया, जेलों में ठोसा गया। ये मिला मुसलमानों को, इसके अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं मिला।
लेकिन आज वक्त की जरूरत है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो ये कदम उठाया है, जो ये लड़ाई शुरू की है मुस्लिम आरक्षण के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। आज यहां जितने भी मजमे में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं पूछूं कि सरकारी नौकरी पर इसमें से कौन है, तो मैं समझता हूं 4 या 5 हाथ उठेंगे। इसकी क्या वजह है? हमारे पास आरक्षण नहीं है, हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। आज होटलों पर, टपरियों पर, चबूतरों पर यहां बसेरा होता है मुसलमानों का। इसकी भी वजह मैं कांग्रेस को मानता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस को मानता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं आपके बीच मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, यानी कि उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं, टीचर बनाकर भेजा गया हूं। हजरत उमर से कहते हैं कि आपने 75% दुनिया पर हुकूमत जमाई, आपकी कोई ख्वाहिश फिर भी बाकी है? तो उन्होंने कहा, मेरी एक ख्वाहिश बाकी है, मैं भी मुअल्लिम बनना चाहता था। ये बात तालीम से जुड़ी है, हमारा मकसद भी तालीम से जुड़ा है। हम एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन चाहते हैं। 11 तारीख को जो रैली का इंतजाम किया गया है, हमारे साथ सिर्फ औरंगाबाद नहीं, 36 अजला से, 36 डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे। नागपुर से लेकर मुंबई तक मजमा होगा। और मैं समझता हूं हुकूमत महाराष्ट्र को झुकना होगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना होगा। हमारे साथ तो हमेशा से यूं हुआ कि ज़बा मिली तो कटी हुई, और मिली कलम तो बिकी हुई। यही मामला होता रहा मुसलमानों के साथ। मगर अब नहीं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके बीच आ चुकी है, आपको जगाने को आ चुकी है। जब हम सब मुत्तहिद होंगे, मुनज़्ज़म होंगे, तो इन्हें हमें रिजर्वेशन देना होगा। और क्यों ना दे रिजर्वेशन, ये हमारा हक है कि हमें रिजर्वेशन मिले तालीम में, एजुकेशन में। और मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि इस रैली को कामयाब बनाना है। एक अकेला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस रैली को कामयाब नहीं बना सकते। एक अकेले इम्तियाज जलील साहब इस रैली को कामयाब नहीं बना सकते। शहर सदर शारेक नक्शबंदी साहब इस रैली को कामयाब अकेले नहीं बना सकते। जब आप हमारा साथ दोगे, जब आप हमारे साथ खड़े रहोगे, जब रैली कामयाब भी होंगी और इंशाअल्लाह मुसलमानों को रिजर्वेशन भी मिलेगा। मेरी आपसे आखिरी में गुजारिश है कि इस रैली को कामयाब बनाइए, अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए। और मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से,
चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जारी रखते हुए हमारे बीच आयोजक संदीप किशोर सरीन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। 11 दिसंबर 2021 को मुस्लिम आरक्षण के बारे में असद साहब ने जो आंदोलन रखा है मुस्लिम आरक्षण के बारे में, तो आप सबको सबसे गुजारिश है 11 दिसंबर को सब आप वहाँ मुंबई में हाजिर हो। ये सबके लिए, बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए, ये आपके लिए अभी फ़ायदा नहीं होगा मगर आने वाले फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा है। इसमें बच्चों के आरक्षण के लिए 5% आरक्षण जो मांग रहे शैक्षणिक के लिए, जो बच्चों का जो शैक्षणिक वर्ग में जो जिसका नुकसान होता है उन्हीं को पता है कि उसका क्या हाल हुआ है। जो 5-5 मार्क्स से जो पीछे हटते हैं, जो किसी को MBBS में एडमिशन नहीं मिलता, किसी को इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता, आज उनके माँ बाप को और बच्चों को उसकी कीमत मालूम है आरक्षण की। आप अगर आज मजाक में लेंगे तो इसका फ़ायदा आपके बच्चों को नहीं होगा, आपको ये बहुत नुकसान होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप 11 दिसंबर को सब, अगर आपका नहीं जमता होगा, अगर आपकी हालत अच्छी होंगी तो आप किसी को सपोर्ट करके कोई गरीब को गाड़ी वगैरह करके आप भेज सकते हैं। बस तहे दिल से आप शुक्रिया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए अब मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे शहर सदर अली जनाब शारिक नजबंदी साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन उन अधिकारियों की नाक दबाएंगे जब उनके मुंह खुलते हैं और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आता है। और इंशाल्लाह वक्त लगेगा लेकिन काम जरूर होगा इंशाल्लाह। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हम आपके दरमियान कोई इंतखाबात की बात नहीं करेंगे, इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, ना आपसे आज वोट मांगेंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं संदीप सरीन साहब को कि जिन्होंने एक दूसरे समाज से ताल्लुक रखते हुए भी मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए हमारे साथ खड़े रहे और आज आप उनकी दावत पर यहां पर आए हैं। ये उन लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है। हम इस शहर में एक संदीप सरीन नहीं बल्कि 100 संदीप सरीन खड़े करेंगे इंशाअल्लाह और लोगों को बताएंगे कि यही हिंदुस्तान है, यही महाराष्ट्र है, यही औरंगाबाद है, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसके बगीचे में हर किस्म का फूल रहता है। मेरे नौजवानों, आप जानते हैं कि मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा कि किसी मोहल्ले में या किसी घर में अगर एक भाई तरक्की करते जा रहा है और दूसरे भाई के खाने के लाले पड़े हैं तो आप सोचिए कि उस घर का हाल क्या होता है। वो घर बदअमनी का शिकार होता है। अगर एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले के 10 घर सिर्फ बिल्डिंग के बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ते लिखते जा रहे हैं, बाकी के तकरीबन 10, 20, 50 घर गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, उनके बच्चे सिर्फ मेहनत मजदूरी, पंक्चर की दुकान और होटल चलाते हैं, तो उस मोहल्ले का क्या हाल होगा? उस मोहल्ले में चोरी होगी, उस मोहल्ले में दादागिरी होगी, उस मोहल्ले में आए दिन फसाद हो गए, उस मोहल्ले में वो लोग परेशान हो गए जो तरक्की करते जा रहे थे। ये छोटी सी मिसाल इसलिए मैंने समझने के लिए किया कि इस वक्त महाराष्ट्र में मुसलमानों का वो हाल है कि यहां पर एक तबका है जो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, जिसे सरकार की पूरी पूरी पुष्पनाई हासिल है, और एक तबका है जो दलितों से भी अक्सर बुरी हालत में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मेरे नौजवानों, 2014 से पहले यहां जितने भी नौजवान मौजूद है, चाहे वो मेरे मुसलमान भाई हो चाहे मेरे हिंदू भाई हो, क्या आपने कभी सुना था कि आपके अपना शहर का खासदार
आपके अपने औरंगाबाद के मसाइल को कभी दिल्ली में कभी सुना था आपने? नहीं सुना था। इसलिए कि सिर्फ जब इलेक्शन आते थे तो संभाजी नगर, औरंगाबाद, खान चाहिए या बान चाहिए, ये इस किस्म की बातें करके ये नौजवान नस्लों को इन्होंने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ खड़े किया। मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़े किया, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़े किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी क़यादत को औरंगाबाद की तरफ भेजा और उन्होंने हमारे कायद जनाब इम्तियाज जलील साहब का इंतखाब किया और आपकी मोहब्बतों ने और आपके जुनून और जज्बे ने हमारे कायद को दिल्ली पहुंचाने का काम किया। नौजवानों देखो कि इससे पहले औरंगाबाद में जब भी क़यादत खड़ी हुई तो वो सिर्फ धर्म की बुनियाद पर खड़ी हुई, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने पिछले टेनोर में भी और इंशाल्लाह आने वाले टेनोर में भी ये बात साबित करके रहेगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे शहर की जमात है, पूरे हिंदुस्तान की जमात है। हम एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं कि जहां भाईचारगी हो, जहां अमन और अमान हो। हम संदीप सरीन पर भरोसा करें, संदीप सरीन हम पर भरोसा करें, और यही इस शहर की तरक्की के लिए जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है। तो मैंने आपको छोटी सी एक एग्जांपल के जरिए समझाया कि अगर समाज में इम्बैलेंस होगा, सिर्फ एक ही तबका तरक्की करेगा और दूसरा नहीं करेगा, तो इससे समाज में बुराइयां पैदा होगी। पिछले 70 सालों से हर सियासी पार्टी ने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दलितों को भी हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। कभी इनके हक की आवाज के लिए न किसी ने असेंबली में आवाजें उठाई, न किसी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। यहाँ बहुत बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है जिनकी उम्र शायद 20 साल, 25 साल, 30 साल होगी। इन्होंने 2 से 3 मरतबा जितनी भी मरतबा वोट दिए होंगे। आप सोचिए अपने दिल पर हाथ रख के कि कभी आपके कायद ने दिल्ली में आपके अपने शहर का नाम लिया, पार्लियामेंट में आपके अपने मसाइल को उठाया, तो ये क्यों मुमकिन हुआ? क्यों तो हमने एक काबिल तालीम याफ्ता एक क़यादत को दिल्ली तक पहुंचाया, हमारे खासदार को। नौजवानों, 2014 से पहले औरंगाबाद में कोई ये नहीं सोच सकता था कि हम अपनी क़यादत खड़े करेंगे। यहाँ बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई भी मौजूद है, इसीलिए मैं बड़े खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का संविधान हर उस समाज को इजाजत देता है कि वो अपनी क़यादत को खड़े करे, चाहे वो इस मुल्क का यादव हो, चाहे वो इस मुल्क का वंचित समाज हो, चाहे इस मुल्क का मराठा समाज हो, चाहे इस मुल्क का कोई और समाज हो। हर समाज को अपनी क़यादत खड़े करने का पूरा अधिकार है। तो क्या जरूरत नहीं थी कि मुसलमान भी अपनी क़यादत को खड़े करते, और वो भी ऐसी क़यादत जो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करती हो। और यही चाहिए हमें। आज मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, इस डिमांड को लेकर हम 11 दिसंबर को इंशाअल्लाह अज़ीज मुंबई रवाना होंगे। इससे पहले जब भी मुसलमानों की क़यादत को खड़े होने का वक्त आया तो हमेशा मुसलमानों की क़यादत को शक की निगाह से देखा गया। कभी कहा गया कि इनको शिवसेना वालों ने खड़े किया, कभी कहा गया कि बीजेपी वालों ने खड़े किया। तो क्या ठेका इस मुल्क में, इस शहर में सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का ठेका कैसे मुसलमानों ने ले रखा है? अगर तुम इस शहर की तरक्की चाहते हो, अगर तुम इस राज्य की तरक्की चाहते हो और इस देश की तरक्की चाहते हो, तो तुमको एक दूसरे के समाज की क़यादत को मानना पड़ेगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर ये देश तरक्की करेगा, ये शहर तरक्की करेगा। अगर तुम ये समझते हो कि इस मुल्क में मुसलमान सिर्फ दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहे, जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त वोट देने के लिए याद करता रहे, तो यकीन जानो अगर तुम हमको डिस्टर्ब करके अपने आप सुकून की नींद सोना चाहते हो तो ये कभी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कि इस मुल्क का संविधान हमें यहाँ पर बराबरी की हिस्सेदारी देता है, लेकिन अफसोस है उन नेताओं पर जिन्होंने इस मुल्क में मुसलमानों को दलितों की तरह दूसरे दर्जे का शहरी बना रखा था। उस एहसास को जिंदा किया हमारी क़यादत ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने जिंदा किया। और अभी बहुत वक्त बाकी है, आने वाले इंतखाबात में फिर आपके दरमियान लोग आएंगे। पूछ लेना उनसे
कि जब तुम 2014 से 2015 से 2019 तक जब तुम सत्ता में थे, तुमने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। तो फिर उस ऑर्डिनेंस को पास करने के बाद उसको असेंबली में पेश किया जाता है, उसको बिल बनाया जाता है। लेकिन ऐन इलेक्शन से 6 महीने पहले इन्होंने सिर्फ ऐलान किया। क्यों ऐलान किया? क्यों? तो ये एक मर्तबा फिर आपके वोट हासिल करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि 2019 में फिर 2015 से 19 तक के बीजेपी और शिवसेना की सत्ता रही। फिर एनसीपी और कांग्रेस वाले सिर्फ विरोध जताते रहे। अब हमारा सवाल यही है कि 2019 से लेकर 2021 हो गया, 22 शुरू होने वाला है, 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। तुम सत्ता में होने के बावजूद भी तुमने मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, जबकि तुम 2014 में वो ऐलान कर चुके थे। अब सवाल यह भी पैदा होता होगा आपके जहनों में कि आप ही क्यों आवाज उठा रहे हैं मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र से 48 एमपी चुनकर जाते हैं, खासदार 48 चुनकर जाते हैं। उसमें से सिवाय इम्तियाज जलील के कोई खासदार मुसलमान नहीं है। तो ये इम्तियाज जलील साहब की अखलाकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीधा हुक्म है कि तुम पूरे महाराष्ट्र के एमपी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम महाराष्ट्र के न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर उस वंचित समाज की आवाज उठाए जिनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, जिनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। तो सीधी सी बात है कि जिसको आपने दिल्ली पहुंचाया वही आवाज उठाएगा। हो सकता है कि इस मजमे में कोई कांग्रेस और एनसीपी से और शिवसेना से ताल्लुक रखने वाला भी होगा। मैं उनको एक बात बता दूं कि इस वक्त हमारे कायदीन का साफ हुक्म है कि अगर तुम मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करना चाहते हो, उनको रिजर्वेशन दिलाना चाहते हो, तो ये 11 दिसंबर के हमारे मोर्चे की कमान तुम संभालो, हम तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाना है। लेकिन इनमें इतना दम नहीं है, खास तौर से एनसीपी और कांग्रेस के उन मुस्लिम नेताओं में इतना दम नहीं है कि ये अपने सियासी आकाओं के आंखों में आंखें डालकर बात करे और उनको ये याद दिलाए कि साहब हमने 2014 में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन की बात कही थी, अब वक्त है कि उसको पूरा कर लो। ये नहीं कह सकते। ये इसलिए नहीं कह सकते कि इनके अपने अपने दुकानें खुली हैं।